ओके, थैंक यू अनवित। बट कुछ कुछ नाम बहुत प्यारे होते हैं, जैसे अनवित नो प्रॉब्लम, आतिश्री नो प्रॉब्लम। अभी जैसे अनवित बोलने में एक अलग ही मजा आता है। ओके, चलिए, तो कल हमने लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कर लिया था, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। द फर्स्ट थ्री लॉज आर एंटायरली द सेम। तो पहला लॉ देखिए, वहां पर था एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू एन, यहां पर है अपने पास एफ के इज प्रोपोर्शनल टू एन। एफ के मतलब क्या हुआ? काइनेटिक फ्रिक्शन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। प्रोपोर्शनैलिटी जाएगा, इक्वल टू साइन आएगा, हम क्या करेंगे? कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ सिंस इट इज काइनेटिक, तो इसको हम लोग लिखेंगे म्यू के। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी म्यू के? अगर आपको म्यू के निकालना है तो म्यू के हो जाएगा एफ के अपॉन एन। यस निशा, सो इट्स गोना बी एफ के अपॉन एन। ठीक है, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। Vaibhav, just check whether Aryan is also there. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जैसा हमने स्टैटिक में लिखा था सेम रहेगा, सिर्फ स्टैटिक के जगह पे हम वर्ड यूज करेंगे काइनेटिक, बाकी सब कुछ सेम है। इसका नाम बदल जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ। कोएफिशिएंट ऑफ वो क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या हो जाएगा? So it is coefficient of kinetic friction. And remember, mu k का वैल्यू mu s के वैल्यू से कम रहेगा। तो इस mu k का क्या नाम है भाई? इस mu k का नाम है coefficient of kinetic friction। स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, जो हमने कल किया था पहला 3 पॉइंट एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ थोड़ा सा नेम चेंज हो गया है। वहां स्टैटिक फ्रिक्शन था, यहां हम बार बार काइनेटिक फ्रिक्शन लिखेंगे, दैट इज द ओनली डिफरेंस। So kinetic friction is directly proportional to the normal reaction. Proportionality जाएगा, equal to sign आएगा, हम constant introduce करेंगे, इसका नाम है coefficient of kinetic friction. So how will you define coefficient of kinetic friction? Coefficient of kinetic friction is defined as the ratio of kinetic friction to the normal reaction. So once again, अगर हमको बेसिक मालूम है तो वी कैन राइट डाउन द डेफिनेशन देन एंड देयर इटसेल्फ। चलिए, एफ के सेकंड पॉइंट, तो जो हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इफ यू रिकलेक्ट इट वाज अबाउट द एरिया। सेकंड पॉइंट किसके बारे में था? सेकंड पॉइंट था एरिया के बारे में। अरे भाई कल वाला डब्बा किधर जाता? सो इफ यू रिकलेक्ट दिस सेकंड पॉइंट, ये आपका मैक्सिमम एरिया दिख रहा है, फिर आपका सेकंड एरिया थोड़ा कम हो गया, और ये तीसरा वाला केस जब आपका एरिया सबसे कम हो गया, तो आपने डब्बे को ऐसा रखा है, या आपने डब्बे को ऐसा रखा है, या आपने डब्बे को ऐसा रखा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अपैरेंट एरिया व्हिच इज इन कांटेक्ट, तो फ्रिक्शन उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मेन फैक्टर कौन है? इट इज द वेट व्हिच इज द मेन फैक्टर। तो वो वेट के ऊपर डिपेंडेंट है। तीनों बार डब्बा सेम, तो उसका वजन भी सेम ही रहेगा। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या था? कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, वहां पे हमने स्टैटिक के लिए किया था, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। तो अगर आप लकड़ा लोगे तो अलग फ्रिक्शन हो जाएगा, अगर आप
ग्लास लोगे तो फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा, मटेरियल फिर से चेंज कर दोगे, कॉपर ले लोगे तो फिर से उसका अलग फ्रिक्शन हो जाएगा। तो जैसे जैसे मटेरियल चेंज वैसे वैसे म्यू का वैल्यू विल कीप ऑन चेंजिंग। सो म्यू डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। जो म्यू का वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है। So Fk depends on, पहली बात materials, and second it depends on the nature of the surface. Nature of the surface दो टाइप का था, बोलो कौन सा दो टाइप का नेचर ऑफ सरफेस था, बोलिए भाई कौन सा नेचर ऑफ सरफेस में क्या दो पॉइंट्स था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देवांशी, अंकिता, साक्षी, एंसिला, जानवी, श्रद्धा, विशाल, आदित्य, हरेंद्र, सो बहुत बढ़िया। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्फेसेस, द रफ स्टेट समन, साइली, अंजलि, निशा, वेरी गुड। सो टू टाइप्स ऑफ सर्फेसेस, द स्मूथ सरफेस एंड द रफ सरफेस। वो देखो मैंने डायग्राम बनाया था, एक आर एक एस लिखा था, बाद में पूछा गया था तो आर क्या है और स्मूथ क्या है, वो दोनों अपन ने ऐसा वर्टिकली लिखा था। यस, वेरी गुड हेमंत। So rough surface and smooth surface, these are the two nature of the surfaces. Rough surface रहेगा तो friction ज्यादा और smooth surface रहेगा तो friction कम हो जाएगा। Now let us come to the last point and the different point of your kinetic friction. तो जो लास्ट पॉइंट है या जो अलग पॉइंट है, पहला तीन पॉइंट तो एक्चुअली सेम टू सेम पॉइंट्स था। अब ये मेरा फोर्थ पॉइंट है जो मेरा नया पॉइंट है। अब नया पॉइंट क्या है कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक मतलब बॉडी इज मूविंग, तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट उसमें एक कंडीशन है। तो क्या कंडीशन है वो? प्रोवाइडेड वेलोसिटी बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और वेलोसिटी बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अब इस पे अपन थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि वेलोसिटी जब बहुत ज्यादा है, एक बाइक है जो एकदम हाई स्पीड पे चल रहा है, तो अभी आप सोचिए 2 मिनट, आंख बंद कीजिए, विजुअलाइज कीजिए एक सिचुएशन जब एक बाइक है जो बहुत हाई स्पीड पे चल रहा है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? रोड का जो कांटेक्ट है उस बाइक के टायर के साथ, वो ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट रहेगा कि कम एरिया ऑफ कांटेक्ट रहेगा? कम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लॉजिकल बात है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा, शाबाश। अब एरिया ऑफ कांटेक्ट क्योंकि कम हो चुका है, इस वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? एकदम कम हो जाएगा। So the speed should neither be too high nor the speed should be too low. तो जब स्पीड हाई रहेगा, अपने को क्या ध्यान में रखना है कि स्पीड जब ये हाई है तभी फ्रिक्शन क्या हो जाता है? फ्रिक्शन कम हो जाता है। और स्पीड जब ये एकदम कम है, जब आप एकदम स्लो, बाई चांस आपने कभी साइकिलिंग किया है तो आप एकदम स्लो 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 साइकिल चलाओ तो आपको लगेगा कि आप रुक जाओगे, वो साइकिल रुक जाएगा, या यू विल एक्सपीरियंस कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज्यादा एक्ट करता है। करेक्ट? तो यहाँ पर जब आपका स्पीड बहुत कम होगा तो बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है? फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू बढ़ जाता है। Okay, now this happens because you are cycling, so you know what I'm saying is correct. बराबर? Right. So people who have done it can experience it. तो क्या होता है यहाँ पर, ये दोनों केसेस में क्या हो रहा है, जब आप स्लो चला रहे हो तो बेसिकली जब आप स्लो चलाते हो तो जो सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, तो आपका मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज मोर, and since the molecular attraction is more particles are in contact, इस वजह से फ्रिक्शन का वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है।
तो ये सब एमसीक्यूज में घुमाते हैं। सी थ्योरी में तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पॉइंट्स लिख दोगे। अब आपने कल एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम एमसीक्यूज भेजते हैं तो अंदर अंदर से ऐसा ऐसा पॉइंट्स उठाते हैं जो थ्योरी का ही रहता है, बट डायरेक्टली नहीं बोला जाता है, वो उसका एक इम्प्लाइड मीनिंग होता है। तो ये इम्प्लाइड मीनिंग है। तो इस पॉइंट में जब आप बुक में पढ़ेंगे तो वो इसके बारे में कुछ नहीं बात करेगा, वो सिर्फ इतना ही बोलेगा कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी, कंडीशन इज स्पीड शुड नॉट बी वेरी हाई, नाइदर इट शुड बी वेरी लेस। बट ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन का क्या होगा वो कोई नहीं बताएगा, कम होगा तो फ्रिक्शन का क्या हो रहा है वो नहीं बताएंगे, बट एमसीक्यू बना के पूछ रहे हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो ये हो गया आपका काइनेटिक लॉस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहला 3 पॉइंट सेम टू सेम, एंड सिंस इट वाज काइनेटिक, बॉडी को मूव होना था, तो मूवमेंट का क्या इफेक्ट है ये यहाँ पर बताया जाए। नाउ प्लीज कम टू पेज नंबर 113 ऑफ योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। आपका गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में पेज 113 पे आ जाइए। हाउ डज एरिया कॉन्टैक्ट डिपेंड ऑन द स्पीड? हाँ, so it is basically when the speed is high, it is a fast rolling process. Weight has not changed. W same है, correct? But now देखिए इसके पहले जो हमने स्टैटिक वाला केस किया था, so that was going to be a sliding वाला केस। यहाँ पर जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं, it is precisely for vehicles, and that too we are talking about the rolling वाला पार्ट। तो जब आप रोलिंग वाला पार्ट कर रहे हो तो फास्ट रोलिंग बॉडी है, सिंस इट इज मूविंग वेरी फास्ट, सो द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सर्फेसेस इज रिड्यूस्ड, एंड देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इज सीन। तो जब स्पीड ज्यादा है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो गया। स्पीड कम है मतलब जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ज्यादा है, स्लो चल रहा है ना, बॉडी धीरे 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 टर्न मार रहा है। तो मोर पॉइंट्स और मोर मटेरियल्स ऑफ द टू बॉडी, यानी ऊपर नीचे जो सरफेसेस है उसका पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है, और फास्ट मूविंग बॉडी का पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है, इवन दो द वेट रिमेन्स द सेम इन बोथ द केसेस। सो इट इज observed in case of rolling motion. So we were on page 113 of the government textbook. Government textbook का page 113, first 3 problems, numerical 1, 2 and 3, ये अभी हम करेंगे। हमारा टारगेट है numerical 1, 2 and 3. So let's begin. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे उसको एनालाइज करते जाएंगे। ये पढ़ा म्यू एस चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg, तो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है 50 kg। इट इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल पुल्ड बाय अटैचिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। द फोर्स इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द ऑब्जेक्ट जस्ट मूव्स when the spring balance shows 50 Newton। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक झटके में अगर हमको इसका डायग्राम बनाना है, डायग्राम वो ही रहता है, एक ही डायग्राम है। फिलहाल फ्लैट सरफेस है तो उसी हिसाब से बनाए। तो ये हो गया आपका mg। m कितना दिया उसने आपको 50, तो इट इज 50 into 9.8। ये हो गया आपका वेट। जो वेट रहेगा वही आपका नॉर्मल रिएक्शन भी रहेगा। अब इसको खींचने के लिए आपने कितना फोर्स अप्लाई किया है? तो आपने फोर्स अप्लाई किया P, which is equal to 50 न्यूटन। तो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा Fs, that will also be 50 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये डायग्राम क्वेश्चन पढ़ा और देखिए हमने ये डायग्राम बना लिया, अब अपना काम कितना इजीली हो जाएगा, ध्यान से देखिए।
So W is equal to N. इधर जगह कम है, नीचे लिख रहा हूँ. So this is 50 into 9.8 Newton. P is equal to Fs. So P is your Fs, which is 50 Newton. अब आपको निकालना है म्यू एस. बोलो भाई क्या फॉर्मूला यूज करोगे म्यू एस के लिए? सो वी कैन से म्यू एस इज एफ एस अपॉन. वेरी गुड तन्वी, शाबाश बेटा. चलिए भाई एफ एस और एन सब्स्टिट्यूट करो. 50-50 ऊपर नीचे कैंसिल, आपको मिलेगा 1/9.8. 1/9.8 मिला. वेरी गुड शिवम. So you will get 1/9.8. ओके, अब देखिए ये जो बुक था अपने पास, लॉग बुक जिसको बोलते हैं, इसको आप घुमाइए और एक हेडिंग है वहां पे रेसिप्रोकल्स करके आपको एक हेडिंग मिलेगा, रेसिप्रोकल्स. अगर लॉगबुक है तो निकालिए, आपको समझ में आएगा लॉगबुक का एडवांटेज क्या है. तो देखिए आपका रेसिप्रोकल्स है, तो हम लोग आ गए रेसिप्रोकल्स पे. अब रेसिप्रोकल में जो आपका सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम है, पेज नंबर टेक्स्ट बुक में नहीं है बेटा, ये है लॉग बुक. इसको बोलते हैं लॉग बुक. नवनीत का लॉग बुक आता है, वो आपको लेना रहेगा. अब अनफॉर्चुनेटली क्लासेस चालू नहीं है, नहीं तो हम लोग खुद देते हैं. हाँ, तो ये आपके पास रहेगा ऐसा रेसिप्रोकल्स. तो रेसिप्रोकल टेबल में आप 9.8, ये इधर सबसे जो लेफ्ट में है, फर्स्ट पेज पे कुछ नहीं मिलेगा, सेकंड पेज पे आओ 9.8, और आप देखो उसके बाजू में क्या लिखा है. आपको एक झटके में आंसर मिलेगा 0.1020. पर्पल कलर का भी होता है, ऑरेंज कलर का भी होता है. सो इट डिपेंड्स. मोस्टली दो टाइप का बुक होता है. एक पतला बुक होता है, जो पर्पल वाला है उसमें फॉर्मूलेस नहीं होते अंदर, और एक होता है जिसके अंदर फॉर्मूला भी होते हैं सब चैप्टर के, तो वो शायद ऑरेंज कलर का होता है, थोड़ा मोटा होता है कंपैरेटिवली. तो यू कैन चूज एनी बुक, विच एवर यू आर गेटिंग यू कैन बाय. बोलो भाई आ गया, फर्स्ट वाले का आंसर आ गया सबको 0.1020. ग्रेट. Sir, no units now. No units बेटा, no units. चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. ब्लॉक ऑफ मास 37 kg rests on a rough horizontal plane having coefficient of static friction 0.3. तो उसने मास दे दिया है अपने को, और उसने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस दे दिया है अपने को. फाइंड आउट द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक. तो फिर से हम लोग ब्लॉक बना देते हैं. तो हमको P चाहिए, Fs निकालोगे तो P मिल जाएगा. ये mg हो गया, ये n हो गया. इस क्वेश्चन में उसने अपने को म्यू एस दिया है 0.3. So mu s is equal to Fs into n. तो ये अपने पास 0.3 Fs, n हो गया आपका mg. तो आप m को ऊपर लेके जाओ, g को ऊपर लेके जाओ. m का वैल्यू 37, g का वैल्यू 9.8. आराम से उसको मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिलेगा Fs, जो भी आएगा वो न्यूटन में.
Therefore, P is equal to y because Fs is equal to P. तो जो आपका लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा वही आपका आंसर है. आंसर दिया जा रहा है मुझे 108.8. So this is the answer. In exam, yes. In exam, see, there are two options with us. एक तो अपन हमेशा एक ब्रांड न्यू लॉग बुक पतला वाला बिना फॉर्मूले वाला लॉग बुक अपने को रखना है अपने पास. ठीक है. आइडियली दे आर सपोज टू गिव यू द लॉग बुक्स आइडियली. बट होता क्या है कि स्कूल्स में कॉलेजेस में कभी कभी वो नंबर ऑफ लॉग बुक्स कम पड़ जाता है. तो in such a situation we can take our own logbooks and we can show it to the teacher कि भाई एकदम brand new book है, उस पे आप नाम भी मत लिखिए अपना. It is very much allowed. तो आपको ये FS मिल गया और FS जो है वही आपका P है. Okay, third question. A body of mass 37 kg rests on a rough horizontal surface. The minimum horizontal force required to just start the motion. तो आपको मोशन जस्ट शुरुआत करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत है that is 68.5 न्यूटन. अब ध्यान से पढ़िए आगे. In order to keep the body moving with a constant velocity, a force of 43 Newton is needed. अब स्टूडेंट्स होता क्या है, हम कंफ्यूज होना चालू हो जाते हैं. सर दो फोर्स है, अभी मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है Fs, Fk और Fr. Fs सबसे ज्यादा, उससे छोटा Fk, उससे छोटा Fr. अब इस क्वेश्चन में जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दो फोर्सेस क्लियरली समझ में आ रहा है कि मेरे पास दो फोर्सेस हैं. तो हम सिलेक्ट कैसे करें? एक तो आप भाषा से क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसी से समझ में आना चाहिए कि भाई पहला फोर्स था उसको शुरू करने के लिए मोशन को, और दूसरा फोर्स है मोशन को मेंटेन करने के लिए. तो या तो हम पढ़ के समझ जाएं. अब दूसरा होता है सर मेरे को ना ऐसा जल्दी से समझ में नहीं आता, मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो गया. नो प्रॉब्लम. तो आप ऑब्जर्व कीजिए, जो बड़ा फोर्स होगा वो Fs होगा और जो छोटा फोर्स होगा वो Fk होगा. तो इस केस में उसने आपको Fs और Fk, उसने आपको दो वैल्यूज दिए. Fs दे दिया है which is 68.5 न्यूटन. दूसरा उसने अपने को Fk दिया है which is 43 newtons. Mass is also given to us. So mass of the body is 37 kg. अब देखो तीन ही टर्म है अपने पास, म्यू एफ एस एन. एन मतलब एन दिया है तो एन का काम हो गया. यानी इस क्वेश्चन में वो आपको क्या पूछेगा, वो आपको म्यू पूछ सकता है और बचा नहीं है कुछ पूछने के. तो क्वेश्चन पढ़िए, वही पूछा उसने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन and that is sorry coefficient of static friction and what is the coefficient of kinetic friction. तो क्या चाहिए? mu s चाहिए, mu k चाहिए. mu s क्या फॉर्मूला है? mu s is equal to Fs upon n. जब n अपने को डायरेक्टली नहीं दिया तो n के जगह पे क्या लिखेंगे? mg. क्या m दिया है? yes. g का वैल्यू 9.8. तो ये आपको कैलकुलेशन दो करना पड़ेगा, एक म्यू एस का कैलकुलेशन, एक म्यू के का कैलकुलेशन, एंड यू आर डन विद द क्वेश्चन. चलिए कैलकुलेशन कीजिए, उसको बीच में मत छोड़िए. आई वांट यू टू कंप्लीट द क्वेश्चन, प्लीज फिनिश इट ऑफ.